वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एचटेट का पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन पेपर आप सब लोग सॉल्व कर चुके होंगे, आपने आंसर की मैच कर ली होगी, लेकिन जिन स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन पेपर को अभी सॉल्व नहीं किया और जिनका EWRS का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए एक बार हम इस क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करेंगे, ताकि हो सकता है कि आपके EWRS के एग्ज़ाम में एचटेट के पैटर्न पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाउ कैन बी डेफिशिएट इन ट्रेड बैलेंस एलिमिनेटेड। जो ट्रेड होता है, ट्रेड में कह रहा है डेफिशिएट है, ट्रेड बैलेंस में क्या है आपका डेफिशिएट है, मतलब कि घाटा है। अब ये कह रहा है जो व्यापार शेष का घाटा है आप उसको कैसे दूर कर सकते हो। पहला है डिवैल्यूएशन कर कर, सेकंड है बाय इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, थर्ड है डिस्करेज एक्सपोर्ट एंड फोर्थ है इंक्रीज इंपोर्ट। अब आप देखिए, आपने ट्रेड बैलेंस व्यापार शेष में घाटा है, इसका मतलब आपके व्यापार के इंपोर्ट तो है ज़्यादा और एक्सपोर्ट्स जो है वो है कम, तो उसी वजह से आपका क्या हुआ है, व्यापार शेष में घाटा हो गया। अब आप देखिए, जब आप अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन करते हैं, मतलब अवमूलन कर देते हैं, इसका मतलब पहले $1 का प्राइस अगर 50 था, अब $1 का प्राइस अगर क्या हो जाए 70 हो जाए, इसका मतलब आपने क्या किया, अपनी करेंसी की वैल्यू को घटा दिया। हमने इंडिया का जो रुपीस था उसकी वैल्यू को घटा दिया, इसका मतलब हमने जब अपनी करेंसी का क्या कर दिया, अवमूलन कर दिया। ऐसा करने से हमारे इंपोर्ट हो जाएंगे महंगे, ठीक है, हमारे लिए, इंडिया के लोगों के लिए इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा और एक्सपोर्ट हमारे बढ़ जाएंगे। जब हमारे इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा तो हम इंपोर्ट कम कर पाएंगे और एक्सपोर्ट हमारे सस्ते हो जाएंगे, तो लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की डिमांड बाहरी देशों में करेंगे। तो करेंसी का अवमूलन करने से हमारा जो ट्रेड बैलेंस में जो डेफिशिएट है उसको दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, when the marginal efficiency of capital is greater than interest rate। अब आपसे बोला है कि आपकी पूंजी की सीमांत कुशलता इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। पूंजी की सीमांत कुशलता का मतलब होता है कि जो आप एडिशनल पैसा लगाते हो ना कहीं पर इन्वेस्टमेंट में, तो आपको रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपने जो एडिशनल पूंजी लगाई है उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी सीमांत कुशलता ज़्यादा है और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पे करना है उससे, तो उस सिचुएशन में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ीरो रहेगी, इन्वेस्टमेंट आपकी पॉजिटिव रहेगी, इन्वेस्टमेंट आपकी इनफाइनाइट रहेगी। अब आप बताओ, जब आपको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी से मिल रही सीमांत कुशलता ज़्यादा है और आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के पेमेंट से, तब आप इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लोगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ आप जाओगे कि इन्वेस्टमेंट इज पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। कि इनमें से जो स्कीम्स दी गई हैं, किस स्कीम का संबंध निर्धनता जो थी पॉवर्टी उसके एलिवेशन से नहीं है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, तो गवर्नमेंट ने काम के बदले जो अनाज कार्यक्रम चलाया था, इसमें गवर्नमेंट का मोटिव यही था कि लोग काम करेंगे, इनके बदले में उनको फूड दे देंगे, जिससे उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएगी और पॉवर्टी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना और नरेगा, इन स्कीम्स के तहत भी गवर्नमेंट लोगों को रोजगार देकर पॉवर्टी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रही थी और काम के बदले उन्हें अनाज वगैरह भी मिल रहा था। लेकिन ये यहाँ पर जो
ट्राइसिम ये जो स्कीम है जिसकी फुल फॉर्म रहेगी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो ये आपकी है, इसे गवर्नमेंट इसलिए लेकर आई थी ताकि गांव के जो यंग स्किल पर्सन होंगे, गांव के लोगों को स्किल प्रोवाइड करेगी और जिससे कि वो भी अपना स्वयं रोजगार जो है वो स्थापित कर लेंगे। तो यहाँ पर सेकंड जो स्कीम है इसका संबंध नहीं है वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम से, तो इसीलिए यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? आपको एक मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है। आपसे इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछी गई है, आपको ये डाटाज गिवन है। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है आपका Q3 माइनस Q1। अब ये जो सीरीज है आपकी ये क्या है? डिस्क्रीट सीरीज है। तो यहाँ पर Q1 निकालने के लिए आप किस फॉर्मूले को यूज करोगे? n+1/4। अब आप देखिए यहाँ पर आप काउंट करोगे ना, ये नंबर ऑफ जो आपकी स्टेटमेंट है ये आपकी पूरी है 11। तो आप क्या करोगे Q1 निकालने के लिए? 11 + 1 डिवाइड बाय 4, इसका मतलब 12 डिवाइड बाय 4, 4 को डिवाइड कर दोगे 12 से 3 आ गया। तो थर्ड नंबर पर जो आपकी टर्म है 35, ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी हो गई 35 Q1। अब आपको क्या निकालना है? Q3 निकालना है। तो Q3 निकालने का जो आपका फॉर्मूला रहेगा क्वार्टाइल लेवल 3n+1/4। अब n फिर क्या है आपका यहाँ पर? 11 + 1/4, फिर वही 3। अब एक 3 बाहर है, एक 3 आपका अंदर निकला है, 3 3 = 9। अब देखो 9 प्लेस पर कौन सी टर्म है? 9th प्लेस पर आपकी रहेगी 58। 9th पर क्या है आपकी? 58 है। अब आपको क्या समझ आया? Q1 आपका निकला 35 और Q3 आपका निकला 58। और इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला यही होता है, Q3 में से आप माइनस कर देते हो Q1 को। तो Q3 58 है और Q1 आपका क्या रहेगा? 35 है। आपस में जब आप इसको माइनस करोगे तो 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का एक मेथड नहीं है। प्राथमिक जो आंकड़े हैं वो आंकड़े होते हैं जब आप उनको डायरेक्ट वहाँ से कलेक्ट करते हो जहाँ से उनका ओरिजिन होता है। ओरिजिन का मतलब जहाँ से वो निकलते हैं। अब यहाँ पर देख लो इंफॉर्मेशन थ्रू एम्यूनरेटर्स, इसका मतलब है कि जहाँ इंफॉर्मेशन आप सीधा उन्हीं लोगों से, प्रांगणों को से क्या कर रहे हो? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो। तो मैंने कहा जहाँ से इंफॉर्मेशन निकली, अगर आप उसको इंफॉर्मेशन को वहीं कलेक्ट कर लेते हो तो ये सही बात है। तो ये तो प्राइमरी डाटा हुआ। सेकंड देखिए, अगला है इंफॉर्मेशन फ्रॉम शेड्यूल्स टू बी बाय फील्ड इंफॉर्मेंट। अब आपने क्या किया? जो किसी से अपने क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, आपने उनसे क्वेश्चंस पूछे, आपने क्वेश्चंस थे और उन्होंने उन अनुसूचियों को भर दिया। तो ये भी क्या है? आपने डायरेक्ट उनसे अनुसूचियाँ भरवाई हैं और उन्होंने खुद जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल की है। जैसे किसी का एडमिशन होता है, उनको हम एक फॉर्म देते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करते हैं, वो वाली इन्फॉर्मेशन आपका प्राइमरी डाटा होगा। ठीक है, तो ये भी आपका प्राइमरी डाटा है। अब देखिए ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिपोर्ट्स ऑफ कमीशंस, जो डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं। हम मान लो आरबीआई की कोई रिपोर्ट हमने पढ़ी, वहाँ से डाटा कलेक्ट कर लिया पॉवर्टी का और उसको लर्न कर रहे हैं। सेंसेक्स पढ़ते हैं हम, वहाँ से हम कोई भी डाटा याद करते हैं। तो वो सब इंफॉर्मेशन पहले से ही पब्लिश हैं, तो ये आपका सेकेंडरी डाटा होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? ड्यू टू डिवैल्यूएशन ऑफ अ कंट्री करेंसी। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था
कि जब हम अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन कर देते हैं, अवमूलन कर देते हैं, 1 रुपया पहले 50, $1 अगर आपको चाहिए तो आपको 50 रुपये देने पड़ रहे थे, अब $1 के लिए आपको 70 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर हम अपनी करेंसी की वैल्यू को घटाते हैं या उसका डीवैल्यूएशन करते हैं तो ऐसे करने से हमारे इंपोर्ट करना हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाता है और एक्सपोर्ट हमारे लिए क्या हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है रैचेड इफेक्ट्स क्या होता है। ड्यूसनबरी की कंजप्शन की जो थ्योरी है उसमें रैचेड इफेक्ट की जो है बात की गई थी। तो रैचेड इफेक्ट्स में क्या बोला गया है कि आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है वो इंक्रीज करती है जब इनकम इंक्रीज करती है। एमपीसी इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। When there is decrease in income, there is no corresponding decrease in consumption. Ratchet effects आपको यही बताता है कि जब एक पर्सन को किसी भी चीज़ की हैबिट हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे ही इनकम बढ़ती है वैसे ही उसका क्या होता है, उसके खर्च जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन इनकम के कम होने पर वो अपने खर्चों को या अपने कंजप्शन को क्या नहीं कर पाता, कम नहीं कर पाता। यही ये प्रभाव जो होता है इसी को आप रैचेड इफेक्ट बोलते हो। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा था विच इज नॉट अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है, उसका क्या एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला है प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करना, तो कीमत में जो स्थिरता है बनाए रखना, ये मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है आरबीआई की। एनकरेज करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी आरबीआई चाहता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से। मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ मनी, जो मनी है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ये काम आरबीआई का नहीं है, मनी की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, बल्कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को मैनेज करने का काम भी आरबीआई अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू करता है। तो जो काम आरबीआई का नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा फॉल्स है हिस्टोग्राम को लेकर। हिस्टोग्राम जो आप बनाते हो ऐसे हिस्टोग्राम, तो क्या चीज़ हिस्टोग्राम को लेकर जो है फॉल्स दी गई है। इट इज़ यूज फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज, ये बात सही है। जब आपकी सीरीज कॉन्टिन्यूस होती है, सतत श्रेणी होती है, तब आप हिस्टोग्राम का यूज़ फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं, वरना तो हम ऑब्जर्वेशन से भी मोड की वैल्यू का पता लगा लेते हैं। अगला देखिए, इफ क्लास इंटरवल आर इंक्लूसिव देन यू शुड फर्स्ट कन्वर्ट करते हैं हम उसको रेंज में। अब आपने देखा था जब हमारा क्लास इंटरवल 20 से 24 होता है, 24 से 29 होता है, तो हम 0.5 इधर माइनस करते हैं और इधर 0.5 प्लस करते हैं। तो इसका मतलब हम इंक्लूसिव सीरीज़ को पहले एक जो सही सीरीज़ होती है उसमें कन्वर्ट करते हैं। थर्ड देखिए, ऑल रेक्टेंगल्स आर मेड एडजेसेंट टू ईच अदर। यहाँ पर बोल रहे हैं कि सभी आयताकार एक दूसरे से सटे हुए बनाए जाते हैं। सटे मतलब दूर दूर भी बन सकते हैं और ये साथ साथ भी बन सकते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, अर्थमेटिक मीन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। क्या कभी आप अर्थमेटिक मीन को हिस्टोग्राम की हेल्प से बता सकते हैं। हिस्टोग्राम में जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है वही आप उसको मोड बोल देते हो, लेकिन इससे कभी भी आपका अर्थमेटिक मीन पता नहीं चलता। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर फॉल्स गिवन है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्टेड इन 1991 में हम एलपीजी पॉलिसी लेकर आए थे। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है चाइना की जो डंपिंग पॉलिसी थी वो जो है बहुत डेंजरस थी। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि वो डेंजरस तो थी, अब इंडिया के कौन से सेक्टर पर सबसे ज़्यादा उसने इम्पैक्ट डाला था। फर्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब कृषि क्षेत्र। दूसरा है
लार्ज इंडस्ट्रीज, जो बड़े बड़े उद्योग थे, एमएसएमई सेक्टर या सर्विस सेक्टर। तो इंडिया का जो एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत हद तक 1991 में चाइना ने अपनी डंपिंग पॉलिसी से उस पर एक डेंजरस इफेक्ट डाला था, हमारे छोटे उद्योगों को लगभग एक तरह से ख़त्म कर दिया था। तो इसीलिए इस ऑप्शन का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडल मीन। मीन की कौन सी एक विशेषता जो है नहीं है आइडल मीन की। फर्स्ट ऑप्शन में आपको गिवन है द आइडल मीन शुड बी क्लियरली डिफाइंड। आपका मीन सही बात है, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, आपके पास आपको डाटा दे दिया है क्लास का और आपको मीन ही नहीं पता, उनका औसत वैल्यू ही नहीं पता, तो फिर क्या आपका मीन है वो नहीं। तो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए मीन। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़। मान लो आपको एक क्लास का डाटा बनाने के लिए बोल रहा है, मीन निकालने के लिए बोल रहा है नंबर्स का, तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स का आपने टेस्ट लिया तो सभी के नंबर्स या सभी वैल्यूज़ उसमें आनी चाहिए, ये बात भी सही है। एंड इट शुड बी मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। तो यहाँ पर बोला है कि वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो होती हैं ना, उससे भी हमारा जो मीन है वो अफेक्ट होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है होना चाहिए। अब यहाँ पर अब एक बात बताओ, अगर आप क्या ले लेते हो अपने डाटा में, एक एक्सट्रीम वैल्यू ले रहे हो, आप एक ऐसे एवरेज, आपकी सीरीज़ है जो कुछ भी नंबर है स्टूडेंट्स के, मान लो 20 में से आपने सबको नंबर दिए 18, 17, 16, 15, 14 वगैरह वगैरह। तो अगर आपका जो मीन है वो एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होना चाहिए, तो यहाँ पर हम कहेंगे नहीं। अगर आपका मीन एक्सट्रीम वैल्यू से ऐसे प्रभावित होता है लेकिन ये आपके मीन में करैक्टरिस्टिक्स नहीं होनी चाहिए। एक्सट्रीम वैल्यू होता है कि आप मान लो 20 नंबर के टेस्ट का मीन निकाल रहे हो, 20 नंबर का टेस्ट है और अचानक से किसी को आपने 200 नंबर दे दिए, तो ये क्या हो गई, एक्सट्रीम वैल्यू हो गई ना। तो आपका मीन तो उससे प्रभावित होगा ही होगा, लेकिन ये आपके मीन की करैक्टरिस्टिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपके मीन की करैक्टरिस्टिक्स होती है तो ये आइडल मीन नहीं होगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, व्हेन वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो हरित क्रांति थी वो कब अडॉप्ट की गई। तो इंडिया के अंदर जो हरित क्रांति थी ये आपकी खरीफ क्रॉप्स में 1966 में जो है अडॉप्ट की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, डायनेमिक्स मल्टीप्लायर कंसीडर। हम एक स्टैटिक मल्टीप्लायर पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं डायनेमिक्स मल्टीप्लायर। तो डायनेमिक्स मल्टीप्लायर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को लेकर चलता है या मोटिवेटेड इन्वेस्टमेंट को लेकर चलता है या टाइम पाथ ऑफ चेंज इन रिलेटेड वेरिएबल्स को या प्राइस इन्फ्लेशन को। अब स्टैटिक और डायनेमिक मल्टीप्लायर में यही एक फ़र्क था कि जो स्टैटिक मल्टीप्लायर था वो ये कहता था कि इन्वेस्टमेंट हो जाती है उसके बाद इनकम इंक्रीज हो जाती है, लेकिन डायनेमिक मल्टीप्लायर टाइम को एक एलिमेंट मानता था। वो ये कहता था कि जब इन्वेस्टमेंट होती है तो उसको इनकम में चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, तो वो टाइम के चेंज को कंसीडर करता था। तो इसीलिए डायनेमिक मल्टीप्लायर कंसीडर करता था ऑन द टाइम पाथ ऑफ चेंज इन रिलेटेड वेरिएबल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यू टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जब हम अर्थमेटिक मीन अपनी सीरीज़ का, मान लो आपकी सीरीज़ है पूरी x, उसका डेविएशन करते हैं किस में से, अर्थमेटिक मीन में से, और फिर आप उसका सम करते हो। मैंने क्या बोला, आपकी एक सीरीज़ है, उस एक सीरीज़ का डेविएशन करते हो किस में से, अर्थमेटिक मीन में से, और फिर आप उसका सम कर देते हो। तो ये आपकी अर्थमेटिक मीन की पहली ही प्रॉपर्टी है। तो आपकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इक्वल टू 0 आएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है व्हाट विल बी द लाइकली आउटकम
ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक इन ओपन मार्केट। अगर सेंट्रल बैंक जो है किसी हमारे जो सेंट्रल बैंक है, मान लो आरबीआई क्या करता है, अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपनी जितनी भी उसके पास सिक्योरिटीज़ हैं उनको बेच देता है। जब आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में बेचेगा तो क्या होगा, अब मान लो सरकार ने अपनी प्रतिभूतियां बेची मार्केट में, तो कौन खरीदेगा, हम सब लोग गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में बेच रही है तो हम सब लोग क्या करते हैं, उसको परचेज कर लेते हैं। और हम सब लोगों के परचेज करने से क्या होता है, हमारे पास जो लिक्विडिटी होती है ना, वो क्या हो जाती है, हमारे पास लिक्विडिटी कम हो जाती है, क्योंकि हमने सारा पैसा सिक्योरिटीज़ में लगा दिया। और ऐसे करने से हमारा जो इंटरेस्ट रेट होता है, ब्याज की दर बढ़ जाती है। हमारे पास अब लिक्विडिटी नहीं बची, क्योंकि सारा पैसा हमने कहाँ लगा दिया, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को परचेज करने में लगा दिया, तो लिक्विडिटी कम हो गई। अब हमारे पास पैसा नहीं बचा, फिर पैसा नहीं बचता तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो इम्पैक्ट है वो अब फिर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर 40% ऑफ इंडियन मैन आर एजुकेटेड। 100% में से 40% इंडियन मैन एजुकेटेड हैं। एंड वट मैनी डिग्री विल बी यूज टू रिप्रेजेंट पाई डायग्राम। अब आपको पता है हमारा पाई डायग्राम कितने का होता है, पाई जो चार्ट होता है आपका 360 डिग्री का होता है। अब ये कह रहा है कि उसमें आपको ये बताना है कि 40% लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। अब इस 40% को आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करके बताओगे। अब आपको क्या पता है कि 100% की वैल्यू, 100% अगर पुरुष हैं, 100% की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 360 गिवन है, 360 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो 1% की अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे 360/100। अब आपको क्या बोला है, 40% की वैल्यू, आपको 40% बोल दिया कि पढ़े लिखे हैं, तो 40% की वैल्यू आप निकालोगे तो इंटू 40 आ जाएगा। अब आप इसको जब क्या करते हो, अब जब आप इसको क्या करते हो, जब आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना 360 को 36 को 4 से, 36 को अब आप 4 से मल्टीप्लाई करो। जब आप 36 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 144 राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच इज नॉट आ क्वालिटी ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्थाएं जहां पर सरकार एक प्लानिंग अथॉरिटी की तरह काम करती है, सरकार के डिसीजन को ही अंतिम माना जाता है। क्या उत्पादन होगा, कैसे उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, ये सब डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। क्या इनमें से सोशलिस्ट इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहला है कि बेस्ट यूज़ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ होता है। ये बात हो सकती है कि सरकार भी अपने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कराए। फ्रीडम फ्रॉम बिजनेस साइकिल की कहीं ना कहीं व्यापार चक्रों से मुक्ति हो सकती है। लेकिन कंज्यूमर यूनिवर्सलिटी की, एक उपभोक्ता जो है, एक जो कंज्यूमर है, आप उसको सार्वभौमिक रखो, उसको इम्पोर्टेंस दो। लेकिन ऐसा नहीं होता, सोशलिस्ट इकोनॉमी में कभी भी कंज्यूमर को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती, गवर्नमेंट के डिसीजन को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है क्या प्रोडक्शन होगा, क्या कंजप्शन होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, इफ द सिटीजन ऑफ अ कंट्री सेव 20% ऑफ इंक्रीज इन इनकम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अब आपसे मल्टीप्लायर निकालने के लिए बोला है और आपको एमपीएस दे रखी है। अब आपको पता है एमपीएस से मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, 1/MPS जो होता है आपका वो मल्टीप्लायर के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको अब आप देखिए 1 क्या है आपके पास 0.2, जब आप इसको काटोगे 10/2 तो यहाँ पर आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है, विच इंडेक्स इज बेस्ड ऑन जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन पर कौन सा इंडेक्स बेस करता है।
तो जियोमेट्रिक मीन वो होता है आपका फिशर इंडेक्स जो है वो आपका जियोमेट्रिक मीन पर बेस करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसेक्स ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड, कि जब अंग्रेजों का औपनिवेशिक काल था तो पहला सबसे पहले जो सेंसेक्स हुआ कब हुआ, और उस सेंसेक्स के अकॉर्डिंग भारत की जो जनगणना है उस टाइम मतलब कितनी थी पॉपुलेशन, तो पहला सेंसेक्स हुआ था आपका 1881 में और उस टाइम 25.4 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन थी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है आपको गिवन। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मैच करना है आपको, क्वेश्चनियर का रिलेशन किससे है, लॉटरी का न्यूज़पेपर। अब देखिए आप, न्यूज़पेपर आपका हो जाएगा सेकेंडरी डाटा, लॉटरी मेथड होता है आपका सैम्पलिंग मेथड, क्वेश्चन बनाना तो ये आपका प्राइमरी डाटा है। अब आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है विच मीन कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड होता है कि जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो उससे आप अंदाज़ा लगा देते हो। ग्रुपिंग मेथड भी हम मोड में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जब कंटिन्यूस सीरीज होती है तो वहाँ पर हम ग्रुपिंग मेथड का यूज़ कर कर मोड निकालते हैं। तो हमें पता है कि हम इंस्पेक्शन मेथड से और ग्रुप मेथड से एक ही चीज़ को निकाल पाते हैं, वो है मोड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। अ बैंक इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ क्रेडिट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज। कमर्शियल बैंक को मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन किसने दी और उसको एक इंस्ट्रूमेंट बोला एक्सचेंज का, ये डेफिनेशन किसने दी है। फर्स्ट ऑप्शन है फिनले शिराज, सेकंड ऑप्शन है एम.एल. झिंगर, थर्ड ऑप्शन आपको बोला है क्राउथर एंड फोर्थ ऑप्शन सेरियस। तो ये जो डेफिनेशन है कमर्शियल बैंक के बारे में ये ऑप्शन नंबर 4 में राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में बोला है द जमींदारी सिस्टम वाज अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। जमींदारी जो प्रथा थी पहले तो वो कृषि के विकास के लिए भी और सामाजिक न्याय के लिए एक अच्छी नहीं थी। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जमींदारी प्रथा में किसानों का शोषण होता था, तो ये प्रथा ना तो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी थी ना ही किसानों के वेलफेयर के लिए। सेकंड में रीज़न बोल रहा है कि लैंड जो है उसका ओनर कोई और होता था, किसानों को उस पर काम करवाया जाता था और जिसकी लगान फिर लगान भी वसूला जाता था, ये भी बात सही है। तो आपने क्या देखा कि सेकंड रीज़न ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ना तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ ना उनके साथ सोशल जस्टिस हुई। तो आप क्या बोलोगे कि आपका रीज़न फर्स्ट और ये सेकंड दोनों ही क्या है जो है वो करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ आप जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है इन विच सिस्टम ऑफ टैक्सेशन देयर इज लीस्ट प्रेशर ऑन रिच क्लास, कि कौन से में सबसे कम प्रभाव टैक्स का जो है पड़ता है रिच क्लास पर। रिच क्लास मतलब अमीरों पर टैक्स का प्रभाव सबसे कम कब पड़ता है, जब टैक्स मिक्स हो, जब टैक्स प्रोग्रेसिव हो, जब टैक्स प्रोपोर्शनल हो, जब टैक्स रिग्रेसिव हो। आपको पता है कि जब टैक्स होगा प्रोग्रेसिव तो सारा का सारा भार अमीरों पर पड़ेगा, जब टैक्स होगा प्रोपोर्शनल तो सब पर बराबर पड़ेगा, ना तो अमीर उसमें कुछ देखा जाता ना गरीब देखा जाता। लेकिन जब टैक्स की रेट होती है रिग्रेसिव टैक्स की रेट में अमीरों की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उन पे टैक्स की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि जब टैक्स की रेट रिग्रेसिव होती है तो अमीरों पर प्रभाव जो है वो कम पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है विच स्टैटिस्टिकल टूल इज यूज इन वेदर न्यूज़ एज डेली मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर गिवन है। जब आपके पास मैक्सिमम टेम्परेचर गिवन हो और मिनिमम टेम्परेचर गिवन हो तो आप किसका यूज़ करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का, कोरिलेशन का, रेंज का, इंडेक्स नंबर।
हमने जितने भी एब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए तो हमने वहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व किया है कि मैक्सिमम वैल्यू में से जब हम मिनिमम वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारी रेंज निकल कर आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु डेवलप द न्यू व्हीट वेराइटी। यहाँ पर जो गेहूं की जो अलग अलग वेराइटीज़ है, जैसे सरबती सोना, ठीक है, पूसा, लरमा, जो हरित क्रांति जिस पर आधारित थी, तो ये जो गेहूं की अलग अलग जो वेराइटीज़ हैं इनको लेकर आने वाला कौन था? पहला है विलियम गॉड, सी सुब्रमण्यम, एम एस स्वामीनाथन, फिर है नॉर्मन बोरलॉग। यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन आपका राइट आंसर होगा। इसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इकोनॉमिस्ट कॉल्ड इकोनॉमिक्स द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। किस इकोनॉमिस्ट ने यह कहा कि इकोनॉमिक्स जो है सोशल साइंस की भी क्वीन है। अर्थशास्त्र को सामाजिक जितने भी विज्ञान होते हैं उनमें रानी का जो है दर्जा दिया। फर्स्ट ऑप्शन है मार्शल, हिग्स, सैमुअल्सन, केन्स। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है सैमुअल्सन ने दी थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने हाफ क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिया है, हाफ हमारा बचा है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सोल्व कर लेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो पहले ही आप लोगों को मिल गई होगी, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है इकोनॉमिक्स बाय डीडी। आप वहाँ पर जाकर डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स की या डिफरेंट टॉपिक्स की पीडीएफ ले सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।